So hello and welcome to another practice series of 2026 PYQs जहां पर आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सभी रीसेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। These questions are asked in such a method and in such depth कि अगर आप आज के वीडियो के सभी क्वेश्चंस को करेक्ट कर ले जाते हो तो यू मस्ट कंसिडर योर प्रिपरेशन अ रियली गुड वन एंड आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आने वाले पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो। ड्यूरिंग दिस रिवीजन टाइम मैं इन सीरीज को चलाती हूं जहां पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं रीसेंट ओल्ड या जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसको मैंने एक जगह पे एज अ डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में स्टोर किया गया है इन क्वेश्चन बैंक की सीरीज के अंदर। यू कैन सी यहाँ पर 69 वीडियोस ऑलरेडी हैं जो एम्पल ऑफ वीडियोस हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। तो एग्जाम से पहले इन सभी को जरूर से आप प्रैक्टिस करिएगा। एंड अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है एंड डिटेल में आप किसी भी सिंगल कोर्स को सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरे इन कोर्सेज को भी जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने करेक्ट आंसर्स हुए। जनवरी 2026 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है जो फैक्ट्स भी चेक कर रहा है कि आपको पता है या नहीं एंड आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी चेक कर रहा है। असर्शन हमसे कहता है सिडनीज अपॉलजी फॉर पोएट्री इज इन मेनी वेज अ सेमाइनल टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। स्टूडेंट्स विल बी लाइक कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, इससे पहले हमारे ग्रीक क्रिटिक्स आ चुके हैं, इससे पहले हमारे रोमन क्रिटिक्स आ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पर ध्यान से अगर आप ग्रीक क्रिटिक्स एंड रोमन क्रिटिक्स के एसेज एंड क्रिटिसिज्म को याद करेंगे तो यू विल योरसेल्फ बी एबल टू सी कि रेनेसा आते ही जब अपॉलजी फॉर पोएट्री आपका सामने आता है तो दिस बिकम्स द सेमाइनल टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ पोएट्री क्या है इसको नहीं बताता है, इसको पूरी तरीके से डिफाइन करता है, जितने भी अटैकर्स थे उसको डिफेंड करता है, पोएट्री का रोल क्या है, क्या इसका रोल है हमारी सोसाइटी में एंड किस तरीके से ये हमें इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट करता है। ये सारी चीजें आपको इस वर्क में देखने को मिल जाएगी विच इज अ प्रॉपर सिस्टमैटिक परफॉर्मा और अ सेमाइनल टेक्स्ट वर्दी काइंड ऑफ पोजीशन। तो ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। रीजन कहता है इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सिंथेसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ रेनेसां लिटरेरी क्रिटिसिज्म, drawing on Aristotle, Horace, and most recent writers such as Boccaccio and Julius Caesar's Caligula. Now, ये भी एक true option है। आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। फर्स्ट सिंथेसिस मतलब इनसे पहले, हमारे सिडनी से पहले इतने सारे राइटर्स एंड क्रिटिक्स होकर गए थे जिन्होंने पोएट्री के बारे में बहुत सारी ट्रीटाइजेस लिखे हुए हैं। अरिस्टोटल का इमिटेशन वाला पॉइंट इन्होंने उठाया हुआ है कि पोएट्री इमिटेट करती है बट इट इज अ क्रिएटिव इमेजिनेशन। होरेस के वर्क से ये उठाते हैं इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट वाला ऑप्शन कि आपकी जो पोएट्री है वो प्लीज करती है आपकी ऑडियंस को। देन बोकाशियो के टाइम पर भी जो आपकी पोएट्री है उसको बहुत अटैक किया गया था। इनका एक वर्क है, आप जरा सर्च करिएगा, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड द जेंटिल्स करके वर्क है। उसके अंदर इन्होंने एक एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है जहां पर ये डिफेंड कर रहे हैं पोएट्री को। तो ये इनके वर्क से उठाया गया है। देन और भी जो आगे राइटर्स हैं जो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में पोएट्री को लिख कर गए हैं उनसे उठाया है हमारे फिलिप सिडनी ने। तो ये एक प्रॉपर सिंथेसिस माना जाता है जिसकी वजह से ए एंड आर करेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। जनवरी 2026 में हमसे पूछा गया है एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बच्चों को बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में एंड इसमें से लूप होल खोजने में, बट स्टिल आई वुड से दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबसे पहला जो आपका स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें से करेक्ट ढूंढने हैं। जो पहला स्टेटमेंट है, द पोएट्री इज फॉर फूड द टेंडर स्टमक, द पोएट इज इंडीड द राइट पॉपुलर फिलोसोफर। ये लाइन आपके एन अपॉलजी फॉर पोएट्री जो कि फिलिप सिडनी ने लिखा था, क्या ये उसको बिलोंग करता है? ऐसे ही स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड आपको पता लगाना है कि ये करेक्ट है या नहीं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने एग्जैक्ट लाइन चाहे नहीं भी पढ़ी हो तब भी यू नो कि हमारे
पोएट एंड पोएट्री के बारे में किस तरीके से सिडनी बात करते हैं, एलिवेट करते हैं स्टेटस को, पोएट को बताते हैं कि ये राइट फिलोसोफर है क्योंकि ये आपके प्रोबेबल नेसेसिटी के बारे में बताता है एंड बताता है आपको फिलोसॉफिकल ट्रुथ्स के बारे में, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, this essay proposes to halt at the frontier of metaphysics or mysticism and confine itself to such practical conclusions as can be applied by a responsible person interested in poetry। अब ध्यान से इसका लूप होल पकड़ना, मेटाफिजिक्स और मिस्टिसिज्म ये जो वर्ड्स लिख दिए गए हैं तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो मेटाफिजिक्स पोएट्स को ही बिलोंग करता है, पर आपको दिमाग लगाना है। द मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे लिखा है टीएस इलियट ने, जिसके अंदर ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड कैसे आपके 16-17 सेंचुरी के ये जो कंसीट लिखने वाले मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो बेटर थे फ्रॉम द पोएट्स ऑफ योर एनलाइटनमेंट एरा या फिर हमारे रोमांटिक एरा, जिसके अंदर इनको सिर्फ एक एक चीजें ही देखने को मिलती थी, या तो थॉट देखने को मिलेगा या तो इंटेलेक्ट देखने को मिलेगा। इस स्टेटमेंट का इस पर्टिकुलर एसे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये रूल आउट हो जाएगा, माने कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, the invaluable works of our elder writers, I had almost said the works of Shakespeare and Milton, are driven into neglect by frantic novels, sickly and stupid German tragedies, and deluges of idle and extravagant stories in the verse, preface to lyrical ballet। अब ये बिलोंग करता है हमारे वर्ड्सवर्थ को। अब दिमाग लगाना, अगर आपको लाइन नहीं भी याद है, कि वर्ड्सवर्थ was always critical of the artificial language used by the Enlightenment and then famous writers। पिछले एग्जाम में सेम चीज पूछी गई थी कि फ्रैंटिक नॉवेल्स की जगह उन्होंने दे दिया था इन गॉर्डिनेस एंड फ्रेजियोलॉजी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ये सब कौन क्रिटिकल था? वर्ड्सवर्थ क्रिटिकल थे ऑफ योर एनलाइटनमेंट टाइम पे जो भी नॉवेल्स एंड वर्क्स लिखे जा रहे थे कि जबरदस्ती की आर्टिफिशियल लैंग्वेज लिखी है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, for poetry the idea is everything, the rest is a world of illusion, of divine illusion। Poetry attaches its emotion to the idea and the idea is the fact। The study of poetry, मैथ्यू आर्नोल्ड, कोई शक ही नहीं है ये ट्रुथ एंड सीरियसनेस एंड पोएट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका एक करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब हम लोग को आंसर मिल चुका है, ऑप्शन ई भी हम लोग देखेंगे। A fool might once himself alone expose, now one in verse makes many more in prose। ये जो स्टेटमेंट है ये डिसाइडिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि अलेक्जेंडर पोप एसे ऑन मैन, फूल के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। अगर आपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय पोप एंड एसे ऑन मैन बाय पोप को अच्छे से समझा है तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म के बारे में बात करता है, प्रोज पोएट्री, हाउ अ वर्क शुड बी रिटन, उसके बारे में बात करता है। एसे ऑन मैन यूनिवर्स के बारे में, मैन के बारे में, गॉड के बारे में, चेन ऑफ बीइंग के बारे में बात करता है। तो ये सब वाले कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। ये जो फूल वर्ड है उससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बात प्रोज एंड फुलिश राइटर्स के बारे में हो रही है एंड नॉट अबाउट मैन। तो ये एसे ऑन मैन के अंदर नहीं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो पोप का वर्क है उसके अंदर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। जनवरी 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर हमें पोएट को मैच करना है उनके रिस्पेक्टिव पोएम से। एडमंड स्पेंसर विल बी राइटली मैच टू फेरी क्वीन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिगोरिकल पोएम रिटन इन लेट 16th सेंचुरी, जो डेडिकेट की गई है योर क्वीन एलिजाबेथ को, विच टॉक्स अबाउट द virtues of chivalry, courage and many more। Then we have Philip Sidney जो कि मैच करेंगे Defense of Poesy से। ये इनका एक critical work है। This is considered one of the foundational critical works in English Renaissance। Then we have Thomas Watt। अब यहाँ पे आपको जो दो नाम दिखाई देंगे, these both people are responsible for bringing or introducing English sonnet to England। तो इनका ये वर्क है थॉमस वाट का हूसो लिस्ट टू हंट, एंड हेनरी हॉवर्ड का वर्क है सो क्रूएड प्रिजन हाउ कुड बी टाइड। नाउ
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कि आपको इन दोनों के ये वाले 2 वर्क्स नहीं आते हो, देन टू यू कैन ईजिली क्रैक दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने अगर एडमंड स्पेंसर एंड फिलिप सिडनी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लिया तो ऑलरेडी आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। एंड समटाइम्स एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको सारे पॉइंटर्स के आंसर्स नहीं पता होते हैं, यू हैव टू गो बाय व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जून 2025 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है द मोस्ट बिजार क्वेश्चन। हम लोग डेट्स याद रख सकते हैं, बट हाउ डू वी रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ दीज लाइन्स व्हेन वी हैव 26 चैप्टर्स इन अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। आपको लाइन्स दे दी गई हैं, कहा गया है कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। दिस क्वेश्चन आई अग्री इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, पर कॉमन सेंस के बेसिस पर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अरिस्टोटल का पोएटिक्स कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाता है, एंड उनको पता है कि इस वर्क के अंदर ट्रेजेडी के बारे में, कॉमेडी के बारे में, प्लॉट के बारे में, 6 एलिमेंट्स के बारे में, हीरो के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे लाइंस को पढ़ते चले जाएंगे, एक बार आपको समझ में आता जाएगा प्लेसमेंट की वजह से कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। आइए देखते हैं। The plot is the end at which tragedy aims। ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये सबसे पहले आता है आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जहां पर ये प्लॉट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है, इट इज द सोल ऑफ योर ट्रेजेडी। देन कम्स योर बी ऑप्शन, रिगार्डिंग द प्लॉट A whole is what has a beginning, middle and end। अब ध्यान से इस बात को समझो, हम लोग बचपन से डेफिनेशंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की गई है तो आगे जाके फोटोसिंथेसिस को डिफाइन ही तो किया जाएगा या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा। सो जो बी ऑप्शन है वो तुरंत इसके बाद आ जाएगा कि देखो प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक प्रॉपर प्लॉट क्या होगा जिसमें एक बिगिनिंग, एक मिडिल एंड एन एंड होगा, तो बी ऑप्शन इसके तुरंत बाद आ जाएगा। Then C, the plot of the tragedy should have unity। The component incidents must be so arranged that if one of them be transposed or removed, the unity of whole is dislocated or destroyed। ये तुरंत इसके बाद आ जाता है कि ठीक है, हमें beginning मिल गया, end मिल गया, मिडिल मिल गया, लेकिन एक जो ट्रेजेडी है उसमें यूनिटी भी तो होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका तुरंत बाद में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं डी पे, The character in question must occupy a mean between these extremes। अब आप देखिए कि प्लॉट के 3 हम लोग ने स्टेटमेंट्स देख लिए जो मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये कैरेक्टर के बारे में बात करने लगा। ठीक है, हम लोग इसको अभी होल्ड पे रखेंगे और अपना 5th स्टेटमेंट देखेंगे। The function of the poet is to narrate events such as might occur in accordance with the laws of probability or necessity। ये अगेन प्लॉट के बारे में बोला जा रहा है कि आपका जो प्लॉट है उसमें प्रोबेबल नेसेसिटी होनी चाहिए। इन्होंने पोएट के बारे में बताया हुआ है कि कैसे जो पोएट होता है वो बेटर होता है एक हिस्टोरियन से, क्योंकि वो दिखाता है व्हाट माइट अकर, एंड हिस्ट्री में तो दिखाया है कि बस जो हो चुका है। तो ई वाला ऑप्शन आपका पहले आएगा, एंड देन लास्ट में जाके ये कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, एंड कैरेक्टर के बारे में और भी चीजें बताते हैं कि ट्रैजिक फ्लॉ होता है इसके अंदर जिसको हम लोग हमर्शिया बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी, सी, ई एंड टी। जून 2025 में एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट जस्ट लिटरली पिसेस अ लिटरेचर स्टूडेंट ऑफ। हु सेड दैट शेक्सपियर वाज द होमर और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स, जॉनसन वाज द वर्जिल, द पैटर्न ऑफ इलेबोरेटिव राइटिंग। इतने सारे वर्क्स में से वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो विचार हैं वो किसने किसके लिए बोले हैं, कौन से वर्क में बोले हैं। योर करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन। इन्होंने एक बड़ा ही मॉन्यूमेंटल क्रिटिकल एसे लिखा था, एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1668। दिस इज कंसिडर्ड अ डायलॉग, इसको बोलते हैं एक मॉन्यूमेंटल डायलॉग बिटवीन 4 फिक्शनल कैरेक्टर्स। आपको मुझे कॉमेंट करने हैं उन चारों कैरेक्टर्स के नाम, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट मी सी कि आपको ये लर्न है या नहीं। दे मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द एंशिएंट Greek and Roman drama with your English drama। They also have a comparison between rhymed verses or unrhymed
एंड भी बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं एज यू कैन सी। तो यहाँ पर शेक्सपियर को कंपेयर किया है होमर से, एंड जॉनसन को कंपेयर किया है वर्जिल से। इस टाइम के जितने भी राइटर्स थे ना, उनकी ये आदत थी कि वो क्लासिकल राइटर्स को मॉडर्न राइटर्स से कंपेयर करते थे। ये उस टाइम के रेनेसा के टाइम के ऑलमोस्ट हर क्रिटिकल एसे में आपको देखने को मिल जाएगा। सो डू रिमेंबर दिस। जनवरी 2025 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म वेयर यू हैव बीन गिवन सम लाइन फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रिटिकल टेक्स्ट एंड यू हैव टू टेल कि ये लाइन कहाँ पे अकर करती हैं। ऑफ ऑल द कॉजेज विच कंस्पायर टू ब्लाइंड मैन्स एरिंग जजमेंट एंड मिसगाइड द माइंड, what the weak head with strongest bias rules is pride, the never failing vice of fools. What beautiful lines बोली हैं हमारे अलेक्जेंडर पोप ने। ही वॉज सच अ लर्नड मैन, एंड ये लाइन्स इन्होंने बोली हैं अपने डायडैक्टिक वर्क पब्लिश्ड इन 1711 एंड essay on criticism. This particular works gives a guide to all the poets and the critics how you actually should be writing a work, and स्पेसिफिकली ह्यूमन फॉलीज एंड ह्यूमन जजमेंट के बारे में बात की है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज लाइन्स यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्राइड को सबसे बड़ा फॉली बताया गया है, कि एनी पर्सन हु इज़ ब्लाइंडेड बाय प्राइड, अहंकार बोलते हैं ना, अहंकार किसी भी इंसान के पतन का कारण बनता है, उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जजमेंट को, ह्यूमन जजमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, आपको अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती हैं, एंड आप अपने मैं के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अंधे हो जाते हो कि मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, एंड यू जस्ट गो ब्लाइंड ऑफ ऑल योर मिस्टेक्स, एंड दिस इज वॉट बिकम्स द रीजन फॉर योर डाउनफॉल। सो इस पर्टिकुलर वर्क की लाइन्स कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। To err is human, to forgive is divine, fools rush in where angels fear to tread, and भी और भी बहुत सारी होंगी, आप चाहे तो कमेंट करके जाना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। जनवरी 2025 में आपसे एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो अब काफी नंबर्स में आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर आपको सभी क्रिटिकल वर्क्स दिखाई देंगे जिनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ ट्रिक। सपोज करिए कि आपको इन वर्क्स की या सभी वर्क्स की आपको डेट नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे। देयर इज अ ट्रिक कि आप ऑथर्स को देखिए एंड उनको उनकी रिस्पेक्टिव एज में प्लेस करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट बर्टन आपको पता होगा, ये अर्ली रेनेसा के एरा को बिलोंग करते हैं। थॉमस हॉब्स आपको पता होगा 17th सेंचुरी सिविल वॉर के टाइम को बिलोंग करते हैं। देन हमारे पीबी शेली रोमांटिक एरा को बिलोंग करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं, एंड वॉल्टर पेटर लेट विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं। अभी तक एक भी डेट हम लोग ने यहाँ पर नहीं देखी, एंड एजेस के ही बेसिस पर आपका आंसर मिल गया है। मैंने अपने भी एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए थे, हालांकि आपको डेट पता ही होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज वर्क्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड मेजर वंस। एनाटॉमी ऑफ मेलांकली, सैडनेस एंड डिप्रेशन के ऊपर एक ट्रीटाइज है रिटन इन 1621 बाय रॉबर्ट बर्टन। देन वी हैव लेवियाथन जो कि 1651 में पब्लिश हुआ था। ये एक पॉलिटिकल फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो पॉलिटिक्स के बारे में काफी ज्यादा फिलोसफिकल चीजें बताता है एंड रूल सेट करता है हाउ थिंग्स शुड बी ड्यूरिंग द टाइम जब टर्मोइल चल रहा था सिविल वॉर के टाइम पे। डिफेंस ऑफ पोएट्री सभी को पता है, हमारे सिडनी की तरह शेली ने भी पोएट्री के स्टेटस को एलिवेट करने के लिए, अटैकर से बचाने के लिए इस वर्क को लिखा था, विच वॉज रिटन 1821, पर इसको पोस्ट्यूमसली पब्लिश कराया गया था। कल्चर एंड एनार्की विक्टोरियन एरा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, एंड ऑल्सो हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड का विच वॉज पब्लिश्ड इन 1869। इस पर्टिकुलर एस्से के अंदर आपको हेलेनिज्म, हेब्रिज्म, स्वीटनेस एंड लाइट एंड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। Lastly, we have Walter Pater का Studies in the History of Renaissance, which is also considered या became later a manifesto of your aestheticism movement. तो I hope ये आपको आंसर क्लियर है। जून 2025 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच सेज सिंस द पब्लिकेशन ऑफ सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर इन 1765 which of the unities have been regarded as
optional devices available as needed by playwrights in England to achieve special effects of dramatic concentration. Now let me give you a bit of a background. Unity of time, प्लेस एंड एक्शन के बारे में सबसे पहले अरिस्टोटल ने बात की थी अपने पोएटिक्स के अंदर. ही लेड दीज रूल्स कि एनी प्ले टू बी सक्सेसफुल इट मस्ट अडेयर टू द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. यूनिटी ऑफ टाइम कहता है कि आपका जो एक्शन है वो 24 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए. यूनिटी ऑफ प्लेस कहता है कि एक ही फिजिकल लोकेशन आपको ऑप्ट करनी है एंड सारा एक्शन आपका वहीं पे होना चाहिए. यूनिटी ऑफ एक्शन सेज कि आपका मेन प्लॉट एक होना चाहिए एंड उसके सब जो प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े बहुत आप डाल सकते हो, लेकिन मेन प्लॉट की ही कहानी चलनी चाहिए, मतलब मेन एक्शन एक प्लॉट में चलना चाहिए. नाउ व्हेन सैमुअल जॉनसन इज क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग शेक्सपियर और उनके सभी महान प्लेस को ये देखते हैं, तो ये देखते हैं कि शेक्सपियर तो भाई एक ऐसा बंदा था जो किसी के रूल्स को मानने वाला नहीं था. एंड क्योंकि सैमुअल जॉनसन खुद एक नियो क्लासिकल्स थे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को मानते थे एंड ही यूज्ड टू अडहेयर बाय ऑल द रूल्स गिवन बाय द क्लासिक्स, इनका ये मानना था कि सभी जितने भी प्ले राइट्स हैं उनको यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को मानना चाहिए. बट शेक्सपियर के वर्क्स आर ऑलरेडी सच ग्रेट विदाउट दिस यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. तो यहाँ पे शेक्सपियर के वर्क को आपके ये सैमुअल जॉनसन डिफेंड करते हैं कि इनके वर्क इतने महान हैं कि चलो इन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम को अगर नहीं भी अडेयर किया तो भी काम चलता है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप इतने बड़े प्ले जो इतना ड्रामेटिक बना हुआ है उसको सिर्फ एक ही, जैसे आंगन में आपने रिकॉर्ड किया, आपने थिएटर पूरा उसका शूट किया, वो पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लोकेशन में करो एंड 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दो. ये तो शेक्सपियर बिल्कुल नहीं करते थे. तो शेक्सपियर डिड नॉट यूज टू फॉलो यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम. इनके जो प्लेस ये काफ़ी अलग अलग सेटिंग्स को यूज़ करते थे, कॉन्टिनेंट ही बदल लेते थे एंड टाइम तो इनका काफ़ी दिनों तक एंड महीनों तक इनका प्ले चलता रहता था, नॉट लिटरली बट उस कहानी में. तो ये इन दोनों को फॉलो नहीं करते थे. ऑल्दो शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट मास्टर ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन की, इनका वन जो मेन प्लॉट होता था उसकी कहानी ये बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग बनाते थे एंड सब प्लॉट्स को कंफ्यूज नहीं करते थे कि 75 कहानी एक में डाल दी एंड दिस प्लॉट बिकेम पता नहीं क्या बन गया. सो इस बात के लिए इन्होंने अप्रिशिएट किया है शेक्सपियर को और माना है कि हाँ भाई अगर यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस ये मॉडर्न प्ले राइट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी इट इज़ ओके. सो दैट वॉज इंडीड अ वंडरफुल सेशन जहां पर आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एंड आपकी तैयारी कितनी अच्छी है. अगर आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ना चाहते हो आसान भाषा में विद रिलेटेबल एग्जांपल्स, तो आप मेरे इन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने लेक्चर्स को इंटरकनेक्ट करते हुए पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराते हुए एक एक डिटेल को कवर किया हुआ है. क्योंकि इस टाइम पर आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे ओनली प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, दैट टू ऑन अ डिजिटल स्क्रीन. तो आप हमारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो कि ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज आपको मिल जाती है वो अवेल कर सकते हैं, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंजाइटी को भगाने में, डिजिटल स्क्रीन पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में एंड अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने में. मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन. यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन, नोट्स के पीडीएफ्स एंड मेनी मोर थिंग्स मिल जाते हैं. तो आई वुड नॉट वांट यू टू मिस आउट ऑन दिस. आपको सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन बाय एंड टेक केयर.